आमचे यूट्यूब न्यूज चॅनल पालिका प्रशासन सब्सक्राइब करावे ही विनंती। नमस्कार, आपका सबका स्वागत है हमारे इस खास विशेष कार्यक्रम में कि यहाँ आज के कार्यक्रम में हम पत्रकार जो है नई मुंबई के जो खास पत्रकार है वो हम लोग बात करने वाले कि नेता जो है नई मुंबई के अब उन बार बार आ रहे हैं, कमिश्नर को मिल रहे हैं, कोविड के बारे में बता रहे हैं, परंतु अभी भी कोविड के बारे में जो भी पैनिक सिस्टम है अभी भी बतौर हम लोग देख रहे हैं कि वैसे ही है। लोग डरे हुए हैं, लोगों को ऑक्सीजन के बेड नहीं मिल रहे, लोगों को वेंटिलेटर के बेड नहीं मिल रहे। तो आज जो पत्रकार हमारे साथ में हैं, जो दिग्गज पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, उन्हें अच्छी तरीके से अनुभव है शहर के बारे में और शहर से जी राजनीति है या प्रशासन के बारे में अच्छी तरह से वो पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि सही में अगर जो नेता बार बार आ रहे हैं आयुक्त से मिलने के लिए और अपनी राय रखने के लिए, इससे शहर को कुछ फ़ायदा होने वाला है या नई मुंबई के जो जनता है उनको कुछ फ़ायदा होने वाला है कि नहीं। मैं पहले सवाल करूंगा शर्मा जी से। शर्मा जी, आप हमें बताइए कि जो नेता लोग आ रहे हैं बार बार मिलने के लिए, अलग अलग पार्टी के आ रहे हैं। अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि 2 दिन पहले पिछले हफ्ते में मतलब मंदाताई महात्रे आमदार है वो मिलके गई, आज गणेश जी नाइक के आमदार वो मिलके गए अरोली के, उसके बाद मनसे वाले आ रहे हैं, कांग्रेस वाले आ रहे हैं, राष्ट्रवादी वाले आ रहे हैं। तो सब जो रख रहे अपनी राय लेके कि कोविड के बारे में पैनिक सिस्टम जो बनी है शहर के भीतर वो किस तरह से क्लियर की जाए, तो इससे कुछ फ़ायदा नई मुंबई की जनता को आने वाले समय में होने वाला है कि नहीं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विषय को चुना और एक अलग नज़रिया रखने की आपने कोशिश की, क्योंकि देखिए जैसा कि आपने सवाल पूछा है कि क्या नेताओं के जो ये महानगर पालिका के आयुक्त हैं उनसे मिलने का फ़ायदा, खासकर कोरोना के काल में जबकि इलाज की ज़रूरत है और सुविधाओं की ज़रूरत है, ऐसे दौर में क्या लोक प्रतिनिधियों का कमिश्नर से मिलने का कोई फ़ायदा है कि नहीं है। अगर देखिए अधिकार के तौर पर देखें तो किसी को भी आयुक्त से मिलने का अधिकार है और वो शहर की समस्याओं को लेकर चर्चा करने का अधिकार है। लेकिन आप पिछले मई महीने से देखेंगे जब यहाँ महानगर पालिका का कार्यकाल खत्म हुआ और उसके बाद कमिश्नर को, महानगर पालिका के आयुक्त को प्रशासक के तौर पर जब से उनकी नियुक्ति हुई है, तो आप देखेंगे तो सारे निर्णय जितने भी हैं उस पर अधिकांश में आपको नज़र आएगा कि प्रशासन की अपनी जो क्षमताएं हैं, अपना जो विशेषाधिकार है उसके हिसाब से उन्होंने काम किया है। इन सारे विषयों को लेकर, चाहे कोरोना के इलाज की बात हो या कोविड टेस्ट की बात हो या नागरिकों को हॉस्पिटल और दूसरी सुविधाएं देने की बात हो या लॉकडाउन के सही तरीके से उसके अनुपालन की बात हो, ये सब मामलों को लेकर अक्सर जो नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रवादी के हों या भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो स्थानीय दोनों विधायक हैं वो या दूसरी पार्टियों के, कांग्रेस के दूसरे प्रतिनिधि हैं, सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ हम तमाम मीडिया भी हम लोग उनके साथ मौजूद हैं। हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि प्रश्न रखे जा रहे हैं, समस्याएं रखी जा रही हैं और आयुक्त जो उनको सुन रहे हैं। लेकिन सही मायने में देखें जो हमारा जो व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है कि प्रशासन अपने ही हिसाब से कर रहा है, जो जवाब देना है प्रशासन अपने ही हिसाब से जवाब दे रहा है कि हमने क्या क्या किया है। लेकिन सही मायनों में मुझे जहाँ तक लग रहा है जो अपेक्षित सुविधाओं की ज़रूरत है, अपेक्षित इलाज की ज़रूरत है, वो अभी भी नई मुंबईकरों को उपलब्ध नहीं है। अगर उनसे सवाल हम पूछ रहे हैं, हम मीडिया वाले भी आयुक्त से सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि जिस तरह से आप कोविड संक्रमण के मरीजों की आप संख्या बता रहे हैं कि इतने मरीज हो गए, इससे एक भय और पैनिक जो है समाज में फैल रहा है कि अब कोरोना जो है बहुत बड़ा खतरनाक मामला बन गया है। तो ऐसी कंडीशन में आप ये व्यवस्था भी बताने की कोशिश कीजिए कि इसके इलाज के लिए हमारे पास इतने सारे इंतजाम हैं और आप उसको लेकर आप निश्चिंत रहिए। आप प्रशासन जो है आपको सुविधाएं और सुरक्षा और इलाज का उपाय जो सुविधा है वो देने के लिए तत्पर है, तैयार है। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है, सिर्फ नंबर गिना रहा है कितने सारे लोग कोविड संक्रमित हैं। यहाँ पर इलाकों में जो है कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, लॉकडाउन को सख्ती से पालन करना पड़ेगा, नहीं तो कोरोना नहीं रुकेगा। ये सब जो चीज़ें हैं जो प्रशासन की तरफ से आ रही हैं वो कहीं ना कहीं नागरिकों के मन में एक भय और संताप जो पैदा कर रही हैं कि लगता नहीं है कि इस हालात से जल्दी उनको मुक्ति मिल पाएगी। तो मुझे लगता है कि जो लोक प्रतिनिधि आ रहे हैं इस पैनिक को, इस भय को दूर करने में मुझे नहीं लगता है कि उनको कहीं सफलता मिल रही है, क्योंकि प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है, जहाँ तक मेरा मानना है। शर्मा जी ने कहा कि नेताजी आ रहे हैं हमारे नई मुंबई के प्रशासन को मिलने के लिए, आयुक्त को मिलने के लिए, अपनी समस्या राय रख रहे हैं, प्रश्न रख रहे हैं, परंतु
यहाँ के जो प्रशासकीय अधिकारी है, आयुक्त हम लोग बोलते हैं उनको, कमिश्नर जी है, वो अपने हिसाब से ही वो जो कर रहे हैं चीज़ें वही खाली रख रहे हैं। तो उनका ऐसा कहना है कि नॉर्मली जो नेता लोग आ रहे हैं तो उसमें कुछ सफलता नहीं मिलेगी, वो क्या नहीं मिल रही है यहाँ के जनता को। तो मेरा सवाल अगला जो है राजू मिश्रा जी आपसे रहेगा कि आपको तो पता है पूरे हेल्थ सिस्टम के बारे में यहाँ के, और आपने भी देखा कि हम बार बार नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर एक पार्टी से आ रहे हैं, बट सवाल जवाब हो रहा है। उसके बाद हम लोग कमिश्नर के पास भी जा रहे हैं, पर आपको क्या महसूस हुआ कि नेता लोग जो जवाब दे रहे हैं उनके मीटिंग के बाद, कमिश्नर के इस बात, और कमिश्नर जी हमारे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब हम कमिश्नर के पास जा रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं, उसमें कुछ मिलाप है या इससे कुछ फ़ायदा एक जैसा कुछ दिख रहा है कि जो उसमें जिसमें से शहर को कुछ आने वाले समय फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब पालिका आप बोलते हैं तो पालिका का मतलब ही है कि ऐसी संस्था जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जाती है, इसीलिए यहाँ महासभा को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो जनप्रतिनिधियों का आना और जाना ये कोई मतलब इसको आश्चर्यजनक बात नहीं है, आना चाहिए, जाना चाहिए, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की बातों को रखना उनका काम है। लेकिन मैं इससे अलग आपको एक बात बताता हूँ, ये जो आप नेताओं का आवागमन देख रहे हैं, जो बड़ी पैमाने पर आपको नवी मुंबई महानगर पालिका छोड़ के और कहीं आपको अभी दिखाई नहीं देगा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि नवी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और बहुत जल्द या तो अक्टूबर महीने में या नवंबर महीने में इस चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो इस कारण से लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की भी यह एक प्रयास है राजनेताओं की। दूसरी बात है कि जो नेता आ रहे हैं, हमारा कहना है कि आप किस टेक्निकल एडवाइस को लेकर के आ रहे हैं, आपने किस डॉक्टर का सलाह लिया है, कहाँ से आपके पास कोई जानकारी है, कौन सा ऐसा सजेशन आप देने आ रहे हैं, इसका क्लियरेंस नहीं है। आप देख रहे हैं कि जब नेता आयुक्त से मिल के बाहर निकल रहे हैं तो उस वक्त उनके साथ कोई टेक्निकल टीम नहीं रह रही है, उनके साथ केवल यहाँ के जो लोकल स्थानीय नगर सेवक के कैंडिडेट्स हैं, ज़्यादातर जो आने वाले में कैंडिडेट बनेंगे वो उनके साथ रह रहे हैं, कोई टेक्निकल टीम नहीं है। तो ऐसे में क्या इस कोविड के माहौल में नेताओं का मिलना और आयुक्त को परामर्श देना वो कितना ऑथेंटिक है, सवाल इस पर उठता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी है जीवन के लिए ज़रूरी, आप गवर्नमेंट की तरफ से ये आप चला रहे हैं, और आप जब आ रहे हो आयुक्त से मिलने तो अननेसेसरी 25 आदमी, 30 आदमी, 50 आदमी के साथ आ रहे हो। क्या कारण है भाई? आप 4 आदमी आ करके अपनी बात, अपना सजेशन आप आयुक्त के पास रख सकते हो। देयर इज़ नो नीड कि आप अपनी पॉलिटिकल ताकत को यहाँ पर शो करो, अभी पॉलिटिकल ताकत शो करने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो नेता हो, अभी तक मैंने नहीं देखा कि आप एक 7-8 डॉक्टरों की टीम लेके बैठे हों और आप लोगों को संबोधित करें डॉक्टरों के मार्फत से कि हाँ भाई, ये जो कोविड है ये ऐसा ऐसा सिचुएशन है, इसमें आपको घबराना है कि नहीं घबराना है, या बचाव पक्ष आप बोलते हैं कि हाथ मलो, सैनिटाइज करो, मास्क लगाओ, ये सब ठीक है, लेकिन क्या सामान्य लोगों को इस बीमारी के बारे में सामान्य चीज़ों की जानकारी तो दो कि भाई अगर स्टार्टिंग में आपको कोई लक्षण दिखता है या नहीं दिखता है, वैसे समय पर आपको क्या प्रिकॉशन और लेना है, खाने पीने में क्या प्रिकॉशन लेना है, दवा में आप क्या खाओ कि जिससे आपका जो इम्यूनिटी स्किल है वो आपका ज़्यादा डेवलप हो, इम्यून सिस्टम आपका मजबूत हो, ये आप नहीं बता रहे। ये भी नहीं बता रहे कि भाई हमने कॉमन जो मरीजों का इलाज किया है, आज 12,000 संख्या पहुंच गई मरीजों की, ऐसे में आपको कुछ तो कॉमन इलाज मालूम होगा कि ये कॉमन इलाज है कोविड पेशेंट का, आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे लोगों के सामने। बेड का डिस्क्लोज नहीं है कि बेड कितने हैं इस पूरे नवी मुंबई में अस्पतालों के अंदर, उसका डिस्क्लोज नहीं आप कर रहे हैं। किस हॉस्पिटल में कहाँ बेड खाली है उसका डिस्क्लोज नहीं है। अभी तक आप 21वीं सदी का शहर, हमारे सारे नेतागण शुरू से बोलते हैं कि नवी मुंबई महानगर पालिका जैसा तो कोई शहर ही नहीं है, और आपके पास एक टेस्टिंग लैब नहीं, 4 महीने हो गए, 4 महीने से कोविड का कहर जारी है, आपके पास एक टेस्टिंग लैब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं। दूसरी बात आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊं कि ये जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको 5 साल भरपूर मौका मिला था नवी मुंबई के जनता को सेवा करने के लिए। दूसरा, अपने आरोग्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अपने शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उस वक्त आपने कुछ नहीं किया। आज जब प्रशासक के रूप में आयुक्त को बना दिया गया प्रशासक, तब आप सब सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, सब आप आ करके एकदम कोई ऐसे कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है। अरे भाई, ये सिचुएशन ऐसा है कि इस सिचुएशन में आप टेक्निकल एक्सपर्ट को आगे लाओ। टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए हर चीज़ में।
इवन आपको अर्थव्यवस्था के मामले में भी टेक्निकल एक्सपर्ट को सामने आना चाहिए, बैंकिंग के मामले में भी टेक्निकल एक्सपर्ट को सामने आना चाहिए, कोविड के मामले में भी। मिश्रा जी, हम लोग उसके बारे में वापस आएंगे। मिश्रा जी ने जैसे बताया कि उनके कहने से एक पता चला कि विश्लेषण से उनके कि जो नेता लोग जो आ रहे हैं यहाँ, वो सिर्फ अपना राजनीतिक अस्तित्व दिखाने के चक्कर में आ रहे हैं बार बार, क्योंकि अभी कोई भी नगर सेवक यहाँ नहीं है और आने वाले समय में उनको ऐसा लग रहा है कि दिसंबर के पहले 2020 में इलेक्शन होने वाले हैं, इसके लिए वो शायद से बार बार अपना अस्तित्व दिखाने के लिए। शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि आपने एक न्यूज़ चलाई थी TV1 इंडिया आपके चैनल के ऊपर कि जो क्वारंटाइन सेंटर है, आइसोलेशन सेंटर है, उसके बारे में एग्जैक्टली आपको उस न्यूज़ के माध्यम से क्या आपको दर्शाना था, कौन सी तरह से करप्शन हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? बिल्कुल सही कहा आपने। हमने अपने चैनल के जरिए दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरह से कोविड जो केयर सेंटर है, उन कोविड केयर सेंटर में और ख़ासकर मरीजों का इलाज देने के लिए जो सुविधाएं महानगर पालिका उपलब्ध करा रही है, उसमें किस तरह से धांधली दिख रही है उसमें। ये इसका आधार हमने ये जो रखा है ये कि आप गौर कीजिए कि नवी मुंबई महानगर पालिका ने 3 बड़े हॉस्पिटल्स बनाए हैं, जो बेलापुर में है, अरौली में है और नेरुल में है। वो आपको भी पता है कि किस तरह के हॉस्पिटल हैं। इतना डंका पीटा गया था कि ये ऐसे हॉस्पिटल हैं जो दूसरी महानगर पालिकाओं के पास इस तरह के हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा सार्वजनिक हॉस्पिटल जो महानगर पालिका का था, जिसको पूरी तरह से वासिका उसको कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया है। आप गौर कीजिए एक उनके आंकड़ों पर, जो महानगर पालिका डेली के आंकड़े दे रही है, उनके हिसाब से अब जैसा मिश्रा जी ने बताया कि 12,000 के आसपास जो संक्रमित मरीजों की संख्या है 12,000 पहुंच गए, लेकिन अब इनकी लिस्ट में देखेंगे तो ये दिखा रहे हैं कि 3800 तकरीबन 3,870 या 4,000 के आसपास ही टोटल एक्टिव मरीज हैं। इसका मतलब ये है कि इन एक्टिव मरीजों को हॉस्पिटल की दरकार है, इलाज की दरकार है और उनके लिए पर्टिकुलर जगह चाहिए क्या सी। आधा हॉस्पिटल लेके फोर्टिस ने आज 400 लोगों का इलाज कर रहा है और महानगर पालिका का हॉस्पिटल सिर्फ 150 लोगों को उसमें कोविड केयर सेंटर बना के, इतने बड़े हॉस्पिटल में 150 लोगों की व्यवस्था होनी चाहिए क्या? उसके बाद ये लोग जो एग्जिस्टिंग नेरुल, बेलापुर और अरौली के जो हॉस्पिटल्स बने हुए बनकर तैयार हैं, सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटलों को छोड़कर इंडिया बुल्स को कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं। आप एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जब आपने करोड़ों रुपए इन हॉस्पिटलों पर इसलिए खर्च किए कि वहाँ पर लोगों को इलाज मिलेगा, आज उन हॉस्पिटलों को आपने उसका कोई इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर जनरल पेशेंट को आप ले नहीं रहे हैं, तो उसका बनाया किस लिए गया था? इसका मतलब ये है कि आपकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी जिस पे आपने करोड़ों रुपया खर्च किया है, उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? कि अगर आप उसको इस्तेमाल करते हो तो उसमें जो आपके अपने हित संबंध है वो शायद पूरे नहीं हो सकते हैं। अब आप उसके बदले में क्या कर रहे हैं? आप नवी मुंबई करों को, आप जैसा मिश्रा जी ने बताया कि आप 21वीं सदी का शहर कर रहे हैं और यहाँ पर आपके पास फैसिलिटी होते हुए भी आप जाके पनवेल के उधर 70 किलोमीटर दूर ले आके आप इंडिया बुल्स में आप कोविड सेंटर बना रहे हैं। अपने यहाँ सेंटर ये क्यों नहीं बन सकता? दूसरी चीज़, तलोजा सेंट्रल जेल के 240 क्रिमिनल्स को, जो सजा भोग रहे अपराधी हैं, उनको खारगर के गोखले स्कूल में 240 कैदियों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया। एक स्कूल में कितने लोगों को? 240 लोगों को। महानगर पालिका के पास एडवांस फैसिलिटी, बेहतरीन बिल्डिंग के साथ 64 स्कूल इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे उनके पास ऐसे सामुदायिक भवन हैं जिनको आसानी से आप क्वारंटीन सेंटर में कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि क्वारंटीन सेंटर में इलाज की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग सिर्फ उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं है, उनको सिर्फ 14 दिन के लिए सिर्फ होल्ड करके रखना है आपको और उसके बाद उनको उनके घर भेज देना है। ऐसी सूरत में आप अपने एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल को छोड़कर अगर आप बाहर क्यों बना रहे हैं? क्या संकेत दे रहे हैं आप कि हमारे पास अब इसकी कैपेसिटी नहीं है? दूसरी चीज़, सिडको के एग्जीबिशन सेंटर में 1132 बेड का हॉस्पिटल कितना तामझाम करके तैयार किया गया। आज 400-500 के आपका ऑक्सीजन के बेड आप नहीं एक्टिवेट कर पाए, उसको आप क्रियान्वित नहीं कर पाए। अभी आप दूसरा नया आप सिगुफा दे रहे हैं कि 500 और करेंगे, 200 वेंटिलेटर देंगे। उधर पालक मंत्री कह रहे हैं कि हम 100 वेंटिलेटर सरकार की तरफ से दिलाएंगे। सच्चाई ये है कि ये सिर्फ ख्वाबों और ख्यालों में ही सब सारी भाषणबाजी चल रही है। रियल में जो फैसिलिटी है उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है और जैसा कि मैंने अपनी खबर में खुद दिखाया कि एक तरह का मेडिकल स्कैम का संकेत साफ साफ से दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर इनको जवाब देना चाहिए, खुलासा करना चाहिए। लेकिन अभी भी देखिए, जब आज मैंने उनसे सवाल पूछा कि आखिर इस फैसिलिटी को क्यों नहीं यूज किया जा रहा है, आपने देखा कि पूर्व मंत्री थे गणेश नाइक जी, वो भी क्या बोले
कि मैं इसको देखूंगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसके ऊपर हम इनसे आयुक्त से चर्चा करेंगे। आयुक्त का खुद जवाब आपने खुद सुना कि ठीक है, हम एक्स्ट्रा फैसिलिटी अवेलेबल कराना कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन हम इसको देखेंगे। तो इसका मतलब है कि आपको इसकी जानकारी नहीं है। क्या अपने ही संसाधनों की जानकारी महानगर पालिका को नहीं है? क्या यहाँ के स्थानीय नेताओं को नहीं है? क्या स्थानीय नेताओं को, विधायकों को और खुद आयुक्त को अपने संसाधनों का इस्तेमाल इस वक्त नहीं करना चाहिए जब पेंडेमिक है? उस पैसे को जो बाहर खर्च हो रहा है, उस पैसे को आप बेहतर व्यवस्था, बेहतर जागरूकता अभियान में क्यों ना इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि लोगों को यह सुनिश्चित हो जाए कि महानगर पालिका हमारे साथ है। अगर हमें कोरोना हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आज जनता जो डरी हुई है, इसलिए डरी हुई है, उसको भरोसा ही नहीं है कि नवी मुंबई में व्यवस्था किस तरह की है। ये कोरोना हो जाए तो इलाज कहाँ होगा, जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी, इसके लिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। और जिनके पास पैसा नहीं, सोचिए उनकी क्या हालत है। 5 लाख, 4 लाख और 10 लाख रुपए कौन इलाज के लिए पैसा आज के टाइम में खर्च कर सकता है, जबकि 4 महीने से उसका काम धंधा बंद हो। तो ये जो कुल आप पूरा सिनेरियो देख रहे हैं, नवी मुंबई महानगर पालिका इसका कुछ भी खुलासा करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। पारदर्शिता नहीं है कि कितनी व्यवस्थाएं आपके पास हैं, और ना तो आप जनता को ये भरोसा दिला पा रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं, आपको कोई भी तकलीफ होगी तो हम सारा खर्च उठाएंगे। हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास दवाएं हैं, हमारे पास ट्रीटमेंट की सारी सुविधाएं हैं, हमारे पास व्यवस्था है, आपको शहर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा कहना है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को, सरकार को, केंद्र सरकार को, या जो इससे जुड़ी हुई जो प्रशासन है, उसको इस पर ज़रूरी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जब जनता डरी हुई है, और जनता को भय से निकालने के लिए उसको आपको भरोसा दिलाने की ज़रूरत है। शुक्रिया शर्मा जी। शर्मा जी ने बताया कि नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो आइसोलेशन सेंटर है या जो क्वारंटाइन सेंटर है और कोविड हॉस्पिटल्स है, हेल्थ सेंटर है, उसके बारे में बहुत सारा करप्शन सामने आने वाले समय में, भविष्य में इसकी शक्यता है, या वो हो सकता है ऐसी कोई चीज़। उन्होंने ये भी कहा कि अगर म्यूनसिपालिटी की, नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन खुद की अगर अलग अलग वास्तुएं हैं जहां आइसोलेशन सेंटर बना सकते हैं, पर उसके बावजूद भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपने क्षेत्र के बाहर जाके आइसोलेशन सेंटर बना रही है, इसके बारे में उन्होंने एक बहुत सारी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने एक न्यूज़ के बारे में TV1 इंडिया में न्यूज़ भी चलाई थी। मैं मिश्रा जी यही चीज़ के ऊपर आपसे पूछूंगा, पर थोड़ी अलग तरीके से, कि ये आइसोलेशन सेंटर तो उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तो थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, पर हॉस्पिटल जो है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, जिसको सिडको ने, मतलब आपका तो सिडको बहुत अच्छा विषय रहा है, सिडको ने ट्रस्ट के अंतर्गत बहुत सस्ते दामों में उन्होंने बहुत सारे ट्रस्ट को या यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल को ज़मीन दे दी थी। तो वहाँ भी लोगों की लूट मच रही है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तो अपने एरिया में कुछ बना नहीं पा रही है, ना खुद से कुछ बना पा रही है, ना वेंटिलेटर बेड है, ना आइसोलेशन बेड है, ना ऑक्सीजन बेड है। ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हो कि ये नेता लोग क्यों नहीं इसका सब्जेक्ट उठा रहे? क्योंकि आपने भी इसके बारे में पूछा था लास्ट टाइम नेताजी से, मेरे ख्याल से गणेश नायक जी से पूछा था, पर वो भी जवाब नहीं दे पाए। तो ये सब सिनारियो आपको क्या लगता है कि प्रशासन और पॉलिटिशियन मिलके सिडको के अगेंस्ट में खड़ा रहने की कोई मतलब इस तरीके से हिम्मत नहीं कर रहे क्या? देखो, मैंने तो बहुत ही क्लियर शब्दों में, और आपको पता है मैंने सब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराए, पालिका को भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराया है। पूर्व पालिका आयुक्त लोग जब विजय नाट आते तब के समय से मैं इस बात में लगा हूं कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत ज़मीन अलॉट की गई है। उनको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, जिसको आप कह सकते हैं कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में ज़मीनें दी गई हैं हॉस्पिटल स्थापित करने को। उसके टर्म एंड कंडीशन बिल्कुल क्लियर हैं कि 15% बेड उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रखना है, और 15% बेड जो है वो पालिका के चार्ज के आधार पर रखना है। मतलब 30% बेड जो है वो उनको बिल्कुल पालिका जिस रेट पे इलाज करती है उस रेट पे उनको इलाज करके देना है, और 15 उसमें से फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। लेकिन इस बात को उठाते हुए आज मुझे कम से कम 9 से 10 साल हो गए, मैंने सारे जनप्रतिनिधियों को इस बात की जानकारी दी कि साहब इस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, तभी इनको हम लोग लूट को रोक सकते हैं। दूसरा कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनका एवरी ईयर का आय और व्यय, इसका पूरा रिपोर्ट, ऑडिटेड रिपोर्ट उनको चैरिटी कमिश्नर के यहाँ और सिडको के यहाँ देना चाहिए। ये एग्रीमेंट में मेंशन है, वो नहीं कर रहे हैं ये लोग। जब से प्लॉट लिए हैं तब से नहीं कर रहे हैं। तो मैंने इस बात को भी सामने रखा है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं। अब आज कोविड का आया तो लोग कह रहे हैं कि हमको जगह नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात आपको सुदीप जी एक बात बताऊं कि एक बहुत बड़ा घपला ये है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल 150 बेड का सैंक्शन लिए हुए हैं तो उनके यहाँ 400-400 बेड काम कर रहे हैं,
उनको आप कभी नहीं देखोगे कि वो अपने मरीज को हटाते हैं कि नहीं भाई हटा दो, हमारे पास बेड नहीं है। वो फट से एडमिशन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने परमिशन 150 का लिया है, चल 400 बेड का है। लेकिन जब आप अपने 15% और 30% की बात करेंगे, तब ये कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ 150 ही बेड है, हम ये आपको लो इतना दे रहे हैं। अगर आप सख्ती करेंगे तो वो भी अभी नहीं हो रहा है, जितना सैंक्शन बेड है उस पर भी नहीं मिल रहा है। दूसरी बात कि मैं आपको बताऊं कि ये जो कोविड का समय है, जैसे इन्होंने बोला आइसोलेशन के लिए, मैं ये मानता हूं कि पालिका के जो बाकी के अदर हॉस्पिटल हैं उनको नॉन कोविड के लिए भी रखा जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोविड ही एक बीमारी है, इसके पहले देश में हजारों बीमारियां हैं। और बारिश के मौसम में तो आपको पता है कि मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारी पहले खबरों में छाए रहते थे, जो आज संयोग से या कहो सौभाग्य से वो आज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जो डिलीवरी का काम है, मान लो जैसे गर्भवती महिलाओं का केसेज है, वो तो अनदिना मतलब हर दिन के समान आएंगे। फिर मान लो हार्ट उट का प्रॉब्लम है, या जो दांत का प्रॉब्लम है, आई का प्रॉब्लम है, ये सब तो एवरीडे के केसेस हैं। तो इनके लिए भी वो हॉस्पिटल रहने चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल भले आप कम रखो, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके यहाँ जो भी आपने बेड फिक्स किया है, कम से कम उसकी जानकारी तो लोगों को दो। और जितने भी आपके पास बेड हैं, आईसीयू के कितने बेड हैं, वेंटिलेटर के कितने बेड हैं, नॉर्मल क्वारंटाइन के लिए कितने बेड हैं, आइसोलेशन सेंटर कहाँ कहाँ हैं, वहाँ कितने कितने बेड हैं और कितने वैकेंट हैं, ये सब आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात मैं जो चाहता हूँ, चाहे वो लीडर्स आएँ चाहे वो ऑफिसर्स आएँ, किसी को मैंने नहीं देखा कि लोगों के डर को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। जबकि हमको एक डॉक्टर से बात हुई, यहीं के हैं, नवी मुंबई महानगर पालिका के एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा, मिश्रा जी आप इतना समझ लो 97% लोग क्योर हो रहे हैं। 97%, ठीक है, अभी के समय में 61% आपको दिखाई देता है, लेकिन ये 97%, क्योंकि 3% डेथ रेशियो है, 3% डेथ रेशियो मतलब 97% लोग क्योर हो रहे हैं। बोला कि इतना हैबक करने की जरूरत नहीं, इससे ज़्यादा तो मलेरिया और डेंगू में मरते हैं। तो जब इससे ज़्यादा मलेरिया और डेंगू में मरते हैं, कार्डियक में मरते हैं, एक्सीडेंट में मरते हैं, फिर इतना ज़्यादा पैनिक क्यों होने का? आप लोगों को समझाओ कि इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका दुर्भाग्य होगा तो आप वो 3% में आओगे, नहीं तो आप 97% में आओगे। आप अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखो, और घबरा जाओगे तो आपका इम्यून सिस्टम गिरेगा। वो बोलते हैं कि घबराहट से भी बहुतों की मौत हो रही है, वो घबराने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसा कोई संदेश न तो पालिका प्रशासन के मुखिया की तरफ से आ रहा है और न नेताओं की तरफ से आ रहा है। जो आ रहे हैं वो कोविड को एक पैनिक बता रहे हैं। आज आप देखो, मैं तो एक बात बोलता हूँ, अगर ये गंभीर बीमारी है तो भी जो मुखिया होता है उसका काम क्या होता है? वो बोलता है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, कितनी भी गंभीर महामारी है इससे लड़ने की ताकत मेरे पास है। जैसे मोदी जी बोलते हैं हम चाइना से लड़ लेंगे, 1 इंच भी ज़मीन नहीं देने देंगे। ठीक है, चाइना होगा मजबूत, लेकिन ये बात कहते तो हैं। उसी तरीके से आप कम से कम लोगों को ये बोलो तो कि कोविड कितना भी गंभीर बीमारी हो, हम मजबूती से उसका मुकाबला करने में सक्षम हैं, आप घबराइए मत। ये भी नहीं कह रहे हैं, और बल्कि दिखा रहे हैं कि वहाँ वेंटिलेटर बेड नहीं मिला मर गया, वहाँ ऑक्सीजन बेड नहीं मिला मर गया, वहाँ ये हो गया। इससे लोगों में दहशत है। इस दहशत को कम करने की ज़रूरत है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये दहशत कम करने का काम सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्ट कर सकते हैं, कोई अधिकारी, कोई नेता नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसे मामले में जितने भी आरोग्य अधिकारी हैं, जितने भी आरोग्य के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर हैं, इनके साथ एक विशेष मीटिंग करके उनके सजेशंस को सामने लेकर के आपको एक, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या पालिका का स्थानीय शासन हो, इनको बिना डॉक्टरों को आपस में लेकर के मीटिंग करने के बाद और उससे जो एक आउटपुट निकले उसको पत्रकारों के समक्ष रखना चाहिए। शर्मा जी, मैं आखिरी सवाल के लिए जा रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। मुझे बताइए, ये जो नेता लोग आ रहे हैं बार बार, जैसे कम से कम हम लोगों ने देखा कि ये महीने में ही, अब पिछले 15-20 दिनों में कम से कम 5 से 6 या 7 से 8 विजिट हो गई रहेगी। यहाँ के बाहुबली नेता है, जो आमदार जो है, या हर पार्टी के लोग हैं। तो आप क्या महसूस करते हो कि प्रशासन इनकी बात सुन रहा है? और सबसे बड़ी बात कि नेता लोग प्रशासन के सामने बात रख पा रहे जो शहर में सच में चल रहा है? क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, पत्रकारों को पहले न्यूज़ आ जाती है, कोई किधर अटक जाता है तो, कि नेता के पास देखते हुए आदमी सोचता है कि वो ये पार्टी का हो, मैं उसको क्यों कॉल करूँ, ये पार्टी का मैं उसको क्यों कॉल करूँ। पर पत्रकारों को निपक्ष करके लोग कॉल कर लेते हैं। तो जिस तरह से आप ग्राउंड में देख रहे हो कि जो इश्यूज़ है वो सच में नेता लोग प्रशासन के सामने रख पा रहे या नहीं, और प्रशासन उनकी जो बातें जो रख रहे बातें वो
फुलफिल करने की कोशिश करने में जुटी है कि नहीं, क्या बताओगे इसके बारे में? आखिरी सवाल मेरा। सबसे बहुत गंभीर सवाल आपने ये पूछा है, क्योंकि मुद्दा यही है। लोक प्रतिनिधि जो भी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, मनसे के हो, शिवसेना के हो, या दूसरे भी जितने भी नेता अभी महानगर पालिका आयुक्त के पास मिलने के लिए आ रहे हैं, सब जनता का ही मुद्दा उठा रहे हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, उनका मुद्दा सही है कि जनता को सेवा और सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन आप गौर करेंगे, एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। अभी नए में 19 जुलाई 12 बजे रात तक का लॉकडाउन था। सबको उम्मीद थी कि नवंबर में यह आखिरी लॉकडाउन होगा, लेकिन 19 जुलाई के शाम को आयुक्त अभिजीत बांगर जो हैं, उन्होंने घोषणा कर दी कि अब 31 जुलाई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है। एक कंडीशन रखी गई कि जो 42 कंटेनमेंट जोन हैं उनमें लॉकडाउन सख्त रहेगा और बाकी इलाकों में दुकानें सामान्य तौर पर 9 बजे से 5 बजे तक खोली जाएंगी। नवी मुंबई का एक भी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कितना भी अनुभवी हो, एक बार भी किसी नेता ने ये नहीं कहा कि जो आपने 42 कंटेनमेंट जोन जो घोषित किया गया है वो नवी मुंबई के कौन से इलाके हैं। आप गौर करेंगे तो वो वही इलाके हैं जो प्रमुख इलाके हैं नवी मुंबई के। आप एक तरफ कह रहे हैं कि 9 बजे से 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी, और आपने जो 42 कंटेनमेंट जोन बनाए वो नवी मुंबई के प्रमुख इलाके हैं। तो कहने के लिए तो आपने एक तरह से लॉकडाउन में शिथिलता दे दी है, लेकिन 42 कंटेनमेंट जोन आपने घोषित करके नवी मुंबई को फिर से लॉक कर दिया है। लोग परेशान हैं, आर्थिक तंगी में है, रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा है, आर्थिक तौर पर पूरी तरह से संकट में है, घर चलाने की, बच्चों को पालने की दिक्कत है। ऐसे में बताइए, कोई भी नेता क्या लोगों की ज़िंदगी सुधारने के लिए, ज़िंदगी को पटरी पर लाने के लिए कोई व्यवस्था कर रहा है क्या? आप सिर्फ बात कर रहे हैं कोविड का इंतजाम होना चाहिए, कोविड का इंतजाम होना चाहिए। भाई सही है, कोविड का इंतजाम होना चाहिए, लेकिन कोविड के जरिए ही सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ नहीं हुई हैं। लोगों की रोजी रोटी आपने पूरी तरह से बंद कर दी। लोग कैसे जिएंगे? कोई भी नेता नवी मुंबई का लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए या आर्थिक आधार मजबूत करने के लिए, वो अपना घर परिवार चला सकें, वो जी सकें, अपने लिए राशन खरीद सकें, उस बात पर बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक और बात उसमें जोड़ रहा हूँ आपको। नवी मुंबई के 6 ऐसे इलाके हैं, उसमें अंबेडकर नगर शामिल है, अरौली का 2 इलाका शामिल है, एक नेरुल का इलाका और एक बेलापुर का इलाका ऐसा है जिसमें एक भी सिंगल पेशेंट नहीं है। इसके बावजूद भी उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। इसका मतलब है कि नवी मुंबई महानगर पालिका जो एरिया डिक्लेयर कर रही है कि यहाँ पर सख्ती रहेगी, वहाँ पे बैरियर लगा दिए जा रहे हैं। लोगों को आप बाहर निकल ही नहीं सकते, इस तरह की व्यवस्थाएं कर दी जा रही हैं। इसका मतलब है कि महानगर पालिका जो व्यवस्था कर रही है, जो लॉकडाउन लगा रही है, उसमें सही तरीके से ऑब्जर्वेशन इलाकों का नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, नेता भी अपनी राजनीति करके चले गए, कमिश्नर से मिल लिए, कमिश्नर ने उनको जवाब दे दिया, लेकिन जो व्यवस्था है, जो समस्या है, उसका कोई भी निदान नहीं हो रहा है। महानगर पालिका में प्रशासक हैं, उनकी अपनी जो मर्जी है, अपनी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के हिसाब से वो अपना इंतजाम कर रहे हैं। किसी के बोलने से, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जो आखिरी बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये कोरोना तो साहब रहेगा, लेकिन अगर ये लॉकडाउन जिस तरह से अंधाधुंध चल रहा है, जिस तरह से प्रशासन महानगर पालिका का बिना सोचे समझे लोगों की ज़िंदगी का ख्याल किए हुए, जो राइट टू लिव है, जो ज़िंदगी जीने का अधिकार है, उसको भी इस वक्त जिस तरह से लॉकडाउन से छीन लिया गया है, ये कोरोना से बड़ी त्रासदी है। और महानगर पालिका आयुक्त हों या यहाँ के नेता हों या जो भी लोग हों, जो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, जो जनता के हित में काम करना चाहते हैं, उनको गंभीरता से इस पर विचार किया जाना चाहिए। जब आप एपीएमसी के जहां 60,000 लोग पर डे आ रहे हैं, उसको खोल सकते हैं आप, क्योंकि आपके अपने पर्सनल हित संबंध हैं। एमआईडीसी को आप खोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर लोगों का प्रेशर है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री वहां जाम हो रही है और पैसा नहीं मिलेगा सरकार को। वहां पर आप खोल दे रहे हैं। जो सामान्य इलाके हैं, राशन की दुकानें नहीं खोल रहे हो आप, किताब कापी की दुकानें नहीं खोल रहे हो आप। क्यों भाई? एक ही शहर में 2 तरह का कानून क्यों है? संविधान तो एक ही है, उनको भी जीने का अधिकार है। जो सामान्य लोग जो रोज रोजी रोटी कमा के पैसा कमाते, जिंदगी जीते थे, कहाँ से लाएंगे पैसा? जितने में जो मदद करने वाले लोग हैं, जो पहले राशन देते थे, आपको भी पता है महानगर पालिका लोगों की जिंदगी के लिए कुछ राशन बंटवाती थी। अलग अलग जगह पे कम्युनिटी किचन चालू किए गए थे। आज के डेट में पूछिए कि महानगर पालिका के कम्युनिटी किचन एक भी नहीं चल रहे हैं साहब। लोगों को आप मार रहे हो, आप अपने ऑब्जर्वेशन को ठीक नहीं कर रहे हो, अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करने की बजाय आप भय का माहौल पैदा करके आप लोगों को और मार रहे हो। इससे मुक्ति दे दो, लॉकडाउन खत्म करो, तभी जाके लोग सही सामान्य जीवन जी पाएंगे। और जितने लोग कोरोना से संक्रमित हैं उनके लिए आप अच्छा इंतजाम करो, लोग यही चाहते हैं।
शुक्रिया शर्मा जी। अमिशा जी, आपको भी यही सवाल है कि नेता लोग अपने ही राय लोगों के लिए, जैसे शर्मा जी ने कहा कि ग्राउंड में कुछ अलग चल रहा है, बट नेता लोग कुछ अलग रख रहे हैं और कुछ अलग चीज़ को सपोर्ट कर रहा है और प्रशासन अपने हिसाब से चल रही है, पटेल के हिसाब से। आप क्या बताओ कि ये सब मिसमैचिंग है और इसका कुछ फ़ायदा आने वाले समय में नई मुंबई की जनता को होने वाला है कि नहीं? देखो, अभी आपको मैं सबसे पहले गिनती गिनवाता हूँ। जब नए आयुक्त आए अभिजीत बांगर, उनसे सबसे पहले कौन मिला? शशिकांत शिंदे मिले। वो कौन है? राष्ट्रवादी के नेता हैं। कहाँ पर बैठे हैं? सरकार में। उसके बाद कौन मिला? राजन विचारे। वो कौन है? वो शिवसेना के एमपी हैं। कहाँ बैठे हैं? सत्ता में। उसके बाद कौन मिला? मंदाताई। वो कौन है? एमएलए हैं। वो आकर करके एम्बुलेंस वगैरह भी दान दी, ठीक। उसके बाद गणेश नाई, उसके बाद गजानन काले। इस तरह से लोग आ रहे हैं। आप हमको बताओ, जो लोग सत्ता के पार्ट हैं या जो लोग विधानसभा के पार्ट हैं, विधानसभा में उनका सदस्यता है, क्या उनका यह जिम्मेदारी नहीं है कि आयुक्त को कोई भी सलाह देने से पहले अपने मुख्यमंत्री को घेरें और उनसे कहें कि भाई कोविड का तो जो इलाज चल रहा है सो चलेगा, या जो प्रिकॉशन लेना है हम लोग कर रहे हैं, लॉकडाउन वगैरह। आप गवर्नमेंट हो, आपका सबसे पहला काम है लोगों की रोजी रोटी को संभालना, उनको अनाज देना, उनके घर का संभालना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज तक लोग आपके भरोसे आपको मत दिए हैं और आपके भरोसे ये लॉकडाउन का सहभागी बने हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी। ये सोच करके वो लॉकडाउन में सहभागी बने हैं और आपने एकदम उनको छोड़ दिया, रोड पर छोड़ दिया। उसके लिए आप लोग कोई नहीं गए। क्यों नहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के यहाँ सब लोग ये लोग जाते हैं मिलने? क्यों पालिका आयुक्त के दरवाजे पे आते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चुनावी माहौल है, ये और कुछ नहीं है। अगर इनको जाना रहता तो सबसे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास जाते और उनको बोलते, साहब ऐसी ऐसी व्यवस्था है, लोग मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं लोग। आपको मैं बताऊं, मेरे पास ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां मकान मालिक ने, दुकान मालिक ने बाहर निकाल करके सामान सहित ताला मार दिया है और लोग बाहर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रोड पे आए, उस पर किसी का ध्यान नहीं। यहाँ आकर के राजनीति सेकनी है। अरे भाई, सब आप लोग एक एमपी हो, एक मिनिस्टर हैं, शशिकांत शिंदे तो शायद आई थिंक मिनिस्ट्री उनको मिली है, तो शशिकांत शिंदे हैं, ये हैं, जितेंद्र आवाड हैं जो स्वयं मंत्री हैं, उसके बाद मंदाताई हैं, गणेश नाई। कह रहे हो आपको यहाँ क्यों आना पड़ रहा है? आप मुख्यमंत्री के दरवाजे पर क्यों नहीं हो? क्यों नहीं मातृश्री पे, क्यों नहीं वर्षा पे आपकी यह पूरी टीम दिखाई देती है? क्या हर्ज है वहाँ जाने में? पूरा आपको एकनाथ शिंदे यूडी मिनिस्टर हैं, क्या जरूरत है उनको आयुक्त के पास आके मिलने की? उनका एक लेटर बहुत काफ़ी है। वो बोलेंगे ऐसा होना चाहिए तो होना चाहिए। उनको क्या जरूरत है यहाँ के राजनीति चमकाने की? ये राजनीति चमकाने का काम बंद होना चाहिए। आम आदमी की त्रस्तता, आम आदमी की आवाज़ पर जो खामोश लोग बैठे हैं, वो यहाँ कितनी भी राजनीति चमका लें, अगर सही नेतृत्व इस नवी मुंबई में कोई आ गया और इनकी कलई आप जैसे पत्रकारों ने, हम जैसे पत्रकारों ने अगर खोलनी शुरू कर दी, तो जाकर के इस शहर का आप समझो हम भला करने में कामयाब होंगे। जब तक इनकी राजनीति को केवल हम अपने पेपर्स में, अपने चैनल्स में केवल इनकी राजनीति को महत्व देते रहेंगे, तब तक यह देश पीछे जाता रहेगा। मुख्य मुद्दों पर, मुख्य इशू पर इनकी, मैं तो बोलता हूं इनकी चमड़ी उधेड़ लेनी हो तो चमड़ी उधेड़ देना चाहिए, लेकिन इनको मुख्य मुद्दों पर लाके खड़ा करना चाहिए। आज आप देखो क्या है साहब, ठीक है ना, कोविड है, एक बीमारी है। क्या आपके पास ये डाटा है कि कोविड के पहले कितने लोगों की मौत होती थी पर मंथ बीमारी से? मैं दुर्घटना की बात नहीं कर रहा, मैं एक्सीडेंट को साइड करता हूँ। बीमारी से कितने लोग मरते थे, विभिन्न बीमारियों से? और कोविड काल के दौरान क्या उसमें वृद्धि हुई है कि घटी हुई है? अगर घटा है तो मैं तो कहता हूँ कोविड को थैंक्स बोलो कि तुम्हारे मृत्यु दर को उसने घटा दिया, कोविड को थैंक्स बोलो। और या फिर तुम्हारे मेडिकल सिस्टम में गड़बड़ था, लोग उस दवा को खा के मरते थे, कोविड के डर से कोई डॉक्टर के पास नहीं जा रहा इसलिए बच रहा है, ये सिस्टम है। आप उस पर नहीं ध्यान दोगे? आपके पास कोई आंकड़ा है कि कोविड ने आपको कितना नुकसान पहुंचाया है कोई आंकड़ा? आपके पास कोविड के नाम पर जो आपने लॉकबंदी की है, जो आपने लॉकडाउन किया है, इसका आज के समय में सामान्य आदमियों पर कितना बुरा असर पड़ा है इसकी कल्पना नहीं इनको, क्योंकि इनके घर में तो भरा पड़ा है। इनको 3 साल भी बोल दो तो ये बैंकॉक में जाके रहेंगे, ये 3 साल बैंकॉक बिता सकते हैं। इनको बोलो कि जो लोग तर्क देते हैं कि प्रधानमंत्री के यहाँ से 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल मिलता है, बोलो अपना घर चला के दिखाएं। एक नेता 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल में अपना घर चला के दिखाए और फिर आकर के बात करे।
फिर आकर के बात करें कि हाँ देखो ये 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल में मैं चला रहा हूँ, और आकर के बताए। ये सब अपने अपने फॉर्चूनर और रोड रेंज रोवर पर घूमेंगे और हम लोगों को आकर 5 किलो गेहूँ की सलाह देंगे और 5 किलो चावल की सलाह देंगे। अरे इसलिए मैं बोलता हूँ ये सब नेतागिरी चमकाई जा रही है। ये लोग कुछ नहीं है, ये नेतागिरी चमका रहे हैं। इनको कुछ पड़ी नहीं है हमसे आपसे। ये जब जब मौका आएगा अपनी नेतागिरी चमकाएंगे, हमको आपको अपने भ्रम जाल में फंसाएंगे, हमारा मत लूटेंगे और फिर देश लूटेंगे। यही इनका कर। शुक्रिया मिश्रा जी। तो हम लोगों ने देखा कि अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है और बहुत सारे समाज सेवक भी है, जैसे राजू मिश्रा जी है, शर्मा जी है, सुधीर शर्मा जी, इन्होंने अपनी राय रखी। और ये राय रखने के लिए हम लोग ने इसके पहले बात की कि सुसंवाद रखा था कि ये राय के जैसे कि हम लोग ने संवाद साधा, हम लोग पत्रकारों ने। और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये संवाद है या हमारी जो अपेक्षा है, हम लोगों ने जो भी ये इन्फॉर्मेशन रखी है, हमने राय रखी है, इसके बारे में आप नवी मुंबई की जनता जो है, नवी मुंबई नवी मुंबई की जनता है जो, और जनता के साथ में ही जो अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उन्होंने इस प्रोग्राम जो हम लोगों ने किया आज उसके ऊपर राय रखे। और मैं चाहता हूँ कि कमेंट कीजिए। हमारे चैनल है, हमारे ये जो टेलीकास्ट होने वाला है, ये TV1 इंडिया पे होने वाला है, मुंबई तपास पे होने वाला है, पालिका प्रशासन पे होने वाला है। ये जब प्रोग्राम टेलीकास्ट होगा इसके बारे में आप ज़रूर नवी मुंबई की जनता, अलग अलग पार्टियों के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो राय रखिए कि हम लोग को पता चले कि हम लोग जिस तरह से राय रख रहे हैं वो कितनी सही है। गलत तो मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम तो जीते हैं ये दुनिया। हम लोग चाहते हैं कि नवी मुंबई की जनता को भी पता चले कि एक जब नेता आता है, मिलता है प्रशासन को, उसके बाद में जो कॉन्फ्रेंस लेता है उसके पीछे आगे क्या होता है, जो सिर्फ इन कैमरा दिखता है वैसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे रहती है, बहुत चीज़ों से चीज़ें निकलती है, प्रश्नों से और प्रश्न निर्माण होते हैं, उत्तर नहीं मिलता, और हर एक जनता नवी मुंबई की जानना चाहती है। इसके बारे में हम लोग ने ये एक राय प्रदर्शन किया है और मैं चाहता हूँ कि नवी मुंबई की जनता इसके ऊपर अपनी राय रखिए। धन्यवाद।